नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के जिंदा लादेन की। जी हां, बांग्लादेश के हालात अब ठीक वैसे ही हो चले हैं जैसे कभी अफगानिस्तान के हुआ करते थे। सड़कों पर खून खराबा होने लगा है, सिगरेट पीने पर दागा जाने लगा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसी क्रूरता और अराजकता के बीच बांग्लादेश की सरकार ने एक ऐसे आतंकी को जेल से रिहा कर दिया जो ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, बांग्लादेश के तालिबान बनने की पूरी कहानी इस रिपोर्ट से समझिए। बांग्लादेश में जिंदा लादेन का पूरा सच। आपने ये तस्वीर देखी, आपने ये तस्वीर भी देखी। पिछले 2 दशक में ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें देख ली, लेकिन ऐसी खौफनाक तस्वीरें आपको एक बार फिर देखने को मिल सकती है। क्योंकि भारत के पड़ोस में लादेन जिंदा हो रहा है। जी हाँ, चौंकिए मत। बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ने, अवामी लीग के ठिकानों पर आग लगाने और हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाने की अब तक आपने जितनी भी तस्वीरें देखी, यकीन मानिए वो तो क्रूर दरिंदगी का महज ट्रेलर पर था। बांग्लादेश फाइल्स का तालिबानी चैप्टर तो अब खुलने लगा है, साथ ही इन चैप्टर में दिखाई देने लगा है जिंदा लादेन। सबसे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस बात का सबूत समझा जाना चाहिए कि बांग्लादेश अब किस दिशा में चल रहा है। पहली तस्वीर आतंकी संगठन अंसार उल्लाह बांग्ला के चीफ जसीमुद्दीन रहमानी की है, जिसे बांग्लादेश की जेल से रिहा कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर बांग्लादेश में भीषण बाढ़ की तबाही की है, जिसे बांग्लादेश के नए हुक्मरान भारत की साजिश बता रहे हैं। तीसरी तस्वीर बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों में बरसते कट्टर खौफ की है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को आतंकी सोच का सामना करना पड़ रहा है। जबकि चौथी तस्वीर बांग्लादेश में ढहती सांस्कृतिक धरोहरों की है। लगता है कि मौजूदा हालात में इस धरोहर के लिए बांग्लादेश में अब कोई जगह नहीं बची है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दुनिया भर में हिंदुओं को कट्टर सोच से बचाने वाली मुहिम चलाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रोकने की अपील की जा रही है। धरने प्रदर्शन तक किए जा रहे हैं, लेकिन इस सामूहिक कोशिश का बांग्लादेश के नए हुक्मरानों पर सिर्फ इतना असर हो रहा है कि वो सिर्फ अमन अमन बोलने भर लगे हैं। जमीन पर उनकी अपील सेकुलरिज्म की तरह बेमौत मारी जा रही है, क्योंकि कहीं से भी मंशा बांग्लादेश को पटरी पर लाना नहीं दिख रहा है, बल्कि उसे तालिबानियों का एक और किला बनाना दिख रहा है। इसलिए बांग्लादेश में सिसकते हिंदुओं ने अपने वजूद को बचाए रखने के लिए अंतरिम सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं। मसलन अल्पसंख्यकों पर हमले का स्पीड ट्रायल हो, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाया जाए, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय बनाया जाए, हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन का दर्जा मिले, प्रॉपर्टी से जुड़े कानून सख्ती से लागू हो ताकि कोई अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी पर कब्जा न कर सके। शैक्षिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष बनाया जाए। होना तो ये चाहिए था कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कुछ भरोसा देते, जिससे खौफ के साए में जी रहे हिंदुओं को भी थोड़ी राहत मिलती। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने इन मांगों पर गौर करने की बजाय आतंकी जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा करने के फैसले पर दस्तखत कर अपनी मंशा जाहिर कर दी।
बांग्लादेश के अंतरिम हुक्मरान ने बता दिया कि वो मुजीब के बांग्लादेश से अलग कट्टर तालिबानी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। दरअसल अंसार उल्लाह बंगला का चीफ जसीमुद्दीन रहमानी अल-कायदा से प्रेरित रहा है। रहमानी को 12 अगस्त 2013 को बरगुना में लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जसीमुद्दीन रहमानी के साथ अंसार उल्लाह बंगला के 30 और गुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया था। साल 2013 से अब तक यानी करीब 7 साल से वो जेल में बंद था, लेकिन यूनुस सरकार की मेहरबानी से उसे सभी मामलों में जमानत दे दी गई और अल-कायदा की आतंकी सोच रखने वाला रहमानी जेल से बाहर आ गया। बताते हैं कि रहमानी भारत के खिलाफ साजिश चला रहा है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भी उसके टारगेट पर रहे हैं। इसके अलावा ये भारत में अपना अल-कायदा नेटवर्क फैलाने की तैयारियों में जुटा था, जिसके असम मॉड्यूल का खुलासा जांच एजेंसियों ने भी किया था। यानी जसीमुद्दीन रहमानी की रिहाई से ही साफ हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार किस एजेंडे के साथ काम कर रही है। कट्टरवादी संगठन जमात इस्लामी बांग्लादेश और हिफाज-ए-इस्लाम बांग्लादेश ने पिछले दिनों ढाका में कोहराम मचाया था। पक्की बात है कि जसीमुद्दीन रहमानी की रिहाई के बाद बांग्लादेश में अब सबसे बुरे दिन आने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि बांग्लादेश के कट्टरवादी संगठनों ने बांग्लादेश में बांग्लिस्तान का प्लान बनाया है। शरिया कानून स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया में भड़काऊ मैसेज फैलाए जा रहे हैं। पता चला है कि बांग्लिस्तान के इसी एजेंडे को ग्रेटर बांग्लादेश का नाम दिया गया है और अफगानिस्तान तालिबान की तर्ज पर बांग्ला रीजन में पूरी तरह इस्लामिक शरिया गणराज्य स्थापित करने की खौफनाक प्लानिंग की जा रही है। इस प्लान के तहत कट्टरवादी संगठनों का भारत विरोधी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा भी सेट हो रहा है। क्योंकि इन संगठनों ने पिछले 5 साल में बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी हिंसा की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ये जो कट्टर इस्लामिक आतंकी अतिवादी जो तत्व और संगठन हैं वो लगातार प्रभावी होते जा रहे हैं और जिस तरीके से जसीमुद्दीन रहमानी को अब मोहम्मद यूनुस की सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है, उससे ये संकेत मिलता है कि ये जो सरकार है ये कट्टरवादी आतंकपरस्त ताकतों के दबाव में है और ये बांग्लादेश के भविष्य के लिए बेहद नकारात्मक संकेत हैं। ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए जाहिर है कि एक चिंता का समय है और इसी तरीके से यदि बांग्लादेश में साफ है कि बांग्लादेश में कट्टरता अपने चरम पर पहुंच रही है और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि बांग्लादेशी सेकुलरिज्म को ये कट्टरपंथी दीमक अंदर ही अंदर सालों से खा रहे हैं। पाकिस्तान तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, गुनहगार अमेरिका भी कम नहीं है, जो शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए नई नई चाल चलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश भी तेजी से तालिबान वाले अफगानिस्तान में बदलने लगा। जिसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर चपई नवाबगंज नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तौफीक इस्लाम की है, जिन्हें सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि उनके कमरे से सिगरेट के पैकेट मिले थे। लेकिन इस इस्तीफे से पहले उन्हें कट्टरपंथियों की बदसलूकी भी झेलनी पड़ी। गुस्से में बौखलाई भीड़ इनके कमरे में घुस गई और सिगरेट का जो पैकेट कमरे से बरामद हुआ था उसे तौफीक इस्लाम के कॉलर पर स्टेपल से टैग कर दिया गया। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि इस दौरान इनकी जितनी बेइज्जती की जा सकती थी भीड़ ने जमकर की। इतना ही नहीं, तालिबान के तर्ज पर कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश की राजधानी में बुतों को तोड़ने का सिलसिला एक बार फिर तेज कर दिया है। इस दौरान राजधानी ढाका के एक ऐसे पार्क को निशाना बनाया गया जिसमें फ्रीडम फाइटर्स और एमिनेंट पर्सनैलिटीज की मूर्तियां लगी थी। न्यूज नेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया।
आंदोलन का मोटिव भले ही पॉलिटिकल हो, लेकिन उसके पीछे जमात इस्लामी ने जिस तरह से बड़ी भूमिका निभाई, उसने बांग्लादेश को इस्लामीकरण की राह पर धकेल दिया है। और उसका जीता जागता सबूत इस पार्क को आप देख सकते हैं, जहां पर स्थित हर तरह के बुत को तोड़ा गया, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती को मान्यता नहीं है, बुतों को तोड़ना होता है। और इसलिए आप देखिए तो सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान का नहीं, जो कि बांग्लादेश के यहाँ पर आप देखें तो फादर हैं, बल्कि उसके नीचे की तमाम तस्वीरें देखिए जो कि फ्रीडम फाइटर्स की है, उनको भी तोड़ा गया। यहाँ पर पड़े हुए आप देखिए स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें, यहाँ पर पड़े हुए आप इन स्टैचूज़ को देखिए तो इसमें यह स्टैचू किसी ब्रिगेडियर या कर्नल का दिखाई देता है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाही रहे होंगे। उनकी तस्वीर भी यहाँ पर टूटी पड़ी हुई है। तमाम मूर्तियाँ यहाँ पर जिस तरह से तोड़ी गई हैं, ऐसा लगता है कि आप ढाका में नहीं खड़े हैं, ऐसा लगता है कि आप अफगानिस्तान में खड़े हैं और किसी तालिबान का कृत्य जो है वो दिखता है। ये मूर्तियाँ किन लोगों की हैं, अगर कुछ पहचान पाएं? एक्चुअली ये मूर्तियाँ आवर फ्रीडम फाइटर्स की है एंड आवर नेशनल हीरोज़ की है। Our poets, there are also many sculptures of our national poet. Along with our national poet, there are also many sculptures of our artists, painters. Anyway, तो हम जरा इसको अब देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर आपको ठीक ऐसे ही लगेगा जैसे कि तालिबान का राज जब अफगानिस्तान में आया था तो क्या हुआ था। वहाँ पर एक तरह से बुर्का परस्ती वापस आई थी, मूर्तियों को तोड़ा गया था, स्कल्पचर्स तोड़ दिए गए थे, बुत परस्ती को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर आप बात बंगाल की करते हैं, अगर आप बात हम कहें कि पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश की करते हैं, तो ये संस्कृति की जगह है, ये सभ्यता की जगह है, ये आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स की जगह है। ये अपनी स्वतंत्रता की कहानी के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी उपलब्धियों को सजोया हुआ एक पार्क था। और जो बड़े चेहरे थे, ख़ास तौर पर स्थापित चेहरे थे, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, जिनका योगदान बांग्लादेश को लेकर रहा, चाहे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर रहा हो या फिर संगीत से लेकर रहा हो। रविन्द्रनाथ टैगोर भी यहाँ पर उसी तरह से माने जाते रहे, जैसे काजी नजरुल इस्लाम माने जाते रहे। उन सब की मूर्तियाँ ये देखिए, यहाँ पर वीणा लिए हुए बैठी हुई मूर्तियाँ। ये मूर्ति किसकी है, अगर आप दिखा पाएँ? काजी नजरुल इस्लाम की। काजी नजरुल। तो देखिए, नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम की जो मूर्ति है उसको भी यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये जो काजी नजरुल इस्लाम की लिखी हुई कृति है वो पूरे हम कहें कि बांग्लादेश में गाई जाती है। बांग्लादेश में बदलते परिवेश के बीच ढाका यूनिवर्सिटी का एकमात्र माइनॉरिटी हॉस्टल जगन्नाथ हॉल, जो इन दिनों डर के साए में जी रहा है। इस हॉस्टल में एक प्रेयर हॉल भी है, जिसमें हिंदुओं के अलावा तमाम अल्पसंख्यक छात्र अपनी आस्था रखते हैं। अब चूंकि बांग्लादेश में एक कट्टर सोच जोर पकड़ रही है, लिहाजा इन छात्रों ने भी अपना वजूद बनाए रखने के लिए एकजुट होना सही समझा है। कट्टरपंथियों के डर से ज्यादातर छात्र कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन चंद छात्र ऐसे मिले जिन्होंने न्यूज नेशन से बात की और अपना दर्द बयां किया। माइनॉरिटी पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो बांग्लादेश में चिंता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि माइनॉरिटी जब बांग्लादेश में हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये दृश्य आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और क्रिश्चियन भी शामिल हैं। सभी माइनॉरिटीज़ का एक ही धर्मस्थल यहाँ पर है, ख़ास तौर पे ढाका यूनिवर्सिटी के भीतर और ख़ास तौर पे उस इलाके में जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का हॉस्टल है। और ये बतलाता है कि किस तरह से पंथ अलग हो, पूजा पद्धति अलग हो, धर्म अलग हो, लेकिन अगर उन धर्मों को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं तो वो सब एक हो जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी एकता के लिए। और उसी का दृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। इस हॉल को भी ज़रा दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कितना बड़ा हॉल है यहाँ पर, जगन्नाथ हॉल। ये पूजा के लिए, उपासना के लिए हिंदुओं के ज़रिए इस्तेमाल भी किया जाता है, बौद्धों के ज़रिए भी किया जाता है, क्रिश्चियंस के ज़रिए भी किया जाता है। और इस तरह से सर्वधर्म सद्भाव तो नहीं कहेंगे, पर माइनॉरिटी धर्म सद्भाव का ये ज़रूर प्रतीक है, जो कि इस वक्त हम आपको बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के भीतर दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब धार्मिक अल्पसंख्यक यहाँ पर खतरे में हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, उन पर एक तरह से हम देखें तो कई तरह के राजनीतिक और धार्मिक हमलों के बीच अपने जीवन को गुजारने की मजबूरी है। और ख़ास तौर पे इस्लामिक रेडिकलिज्म जो है, फंडामेंटलिज्म जो है, उसके हमले के शिकार होते यहाँ पर अल्पसंख्यक आपको दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों के हिंदू मंदिरों में सरस्वती माता की मूर्ति तोड़ी गई है एवं मंदिर के उपासनालय में वहाँ पर एक हमला हुआ है, तो तोड़ फोड़ किया गया एवं लूटपाट किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि
माइनॉरिटीज़ यहाँ पर बोला जाए तो बहुत सारे जगहों में खतरों में है और मैक्सिमम जगह में ये बोला जाए कि वो लोग मनी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मनी एजेंडा के माध्यम से हमले के ये आक्रमण हो रहे हैं। डर अभी भी मौजूद है बट ये बस किसी अल्प किसी जगह জন্য এটা ये बट सब जगह ये अपना हो नहीं सकता बट सम केसेस माइनॉरिटीज आर फेसेस डिफिकल्टीज बट नॉट ओवरऑल। कहा जा रहा है कि जहाँ पुलिस है प्रशासन है वहाँ चीज़ें बेहतर हुई हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम्स है, वहाँ एक्सटॉर्शन हो रहा है और पिछली पार्टियाँ जो हैं उनके करीबी बता के भी हमले किए जाते हैं। ये सच है बट पूरा पूरी सच भी नहीं है क्योंकि अपना कुछ जगह अपना ज़रा अपना बांग्लादेश बोली भारत को लेकर बांग्लादेश की नई पौध में जहर कितना भरा है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए। बांग्लादेश के 4 जिलों में जिस भीषण बाढ़ ने त्राहिमाम मचाई है अब उसका जिम्मेदार भी भारत को ही ठहराया जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के युवा और खेल सलाहकार आसिफ महमूद शोजिब भुइया ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके झूठा आरोप लगाया है कि भारत के त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, जिसके कारण त्रिपुरा में डम्बूर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के गेट को खोल दिया गया है। आरोप है कि इसका गेट आखिरी बार साल 1993 में खोला गया था, लेकिन अब जानबूझकर इसका गेट खोला गया है। इसके अलावा कोमिला गोमती नदी में भी पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस कट्टर नेता आसिफ महमूद ने कहा कि भारत ने पहले बांग्लादेश की क्रूर तानाशाह शेख हसीना को पनाह दी, इसके बाद बिना सूचना के बांग्लादेश के बांध के गेट खोल दिए गए। इस तरह बांग्लादेश में बाढ़ लाना बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों को खराब कर सकता है। बताया जा रहा है कि आसिफ महमूद के झूठे आरोपों के साथ बांध खोलने के झूठे वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो तो आंध्र प्रदेश के श्री सेलम बांध का ही है। वैसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इन आरोपों का खंडन किया है और तमाम आरोपों को झूठा बताया है। वैसे हकीकत यह है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता जिस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे न केवल सोची समझी रणनीति है बल्कि इन कट्टरपंथियों की ये मजबूरी भी है, क्योंकि अब वो बांग्लादेश को जिस आतंकी सोच की तरफ ले जाने के एजेंडे में लगे हैं भारत उनके राह में रोड़ा है। यही वजह है कि बांग्लादेश में हर वो भारत विरोधी कोशिश की जा रही है जिससे दोनों देशों के बीच लिखा गया स्वर्णिम इतिहास मिटाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।